नमस्कार, सराय टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के लगभग 30,000 चयनित शिक्षक इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्तियों का, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। उम्मीद जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद जो भी सरकार आएगी वो उनकी मांगों पर विचार करेगी, उन्हें आते से ही नियुक्ति देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने उपचुनाव जीता, लेकिन बार बार शिक्षक एक ही बात कह रहे हैं कि उनका वेरिफिकेशन करवाया जाए और उन्हें नियुक्ति दी जाए। 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। 2018 में भर्ती निकली थी, लेकिन अब तक नियुक्ति उन्हें नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ी अचरज की बात है मध्य प्रदेश में कि 3 साल में नियुक्ति नहीं दे पा रही है सरकार। हम बात कर रहे हैं, एक तरफ अमेरिका से तुलना कर देते हैं, बड़े बड़े देशों से तुलना कर देते हैं, लेकिन 3 साल में हम नियुक्ति नहीं दे पाते। हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं दे पाते। क्या इन शिक्षकों के बिना मध्य प्रदेश की आधारशिला मजबूत हो पाएगी? ये वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से जितेंद्र शर्मा जी, जो कि चयनित शिक्षक हैं। सुनील दीक्षित जी जुड़ रहे हैं छतरपुर से और संतोष मौर्य जी जबलपुर से जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए कि आपकी बात सरकार के साथ साथ जन जन तक पहुंचे और ये मुद्दा सबसे प्रमुखता के साथ उभर करके प्रदेश के सामने आए। सबसे पहले सुनील दीक्षित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो भर्ती का मुद्दा है, इसके बारे में जरा आप दर्शकों को बताएं कि क्या है ये पूरा आंदोलन और किस तरीके से इसकी जो है शुरुआत हुई। जी सर, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार जो आपने हम चयनित शिक्षकों के लिए समय दिया, क्योंकि सरकार तो हमारी सुन ही नहीं रही है। 2011 के बाद से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। हम लगातार दिन रात एक कर अध्ययन करते रहे ताकि एक दिन हम शिक्षक के रूप में उभर के सामने आएंगे और प्रदेश के नौनिहालों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन हमारा इंतजार जाकर 2018 में पूर्ण होने को आया, जब प्रशासन ने हमारा विज्ञापन निकाला। 2018 से हमें लगा कि हमको रोजगार और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, लेकिन 2018 के बाद से आज तक हम लोग इसी इंतजार में हैं कि आखिर हमारी ज्वाइनिंग होगी तो होगी कब। आज हमारी बद से बदतर स्थिति हो गई है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। ये मान के चलें कि 1 जुलाई को हमारा जैसे तैसे सत्यापन प्रारंभ हुआ, वो भी लोक परिवहन की सुगम व्यवस्था न होने के कारण रोक दिया गया। लेकिन आज जब सुगम व्यवस्था लोक परिवहन की हो चुकी है, फिर प्रशासन हमें क्यों रोके हुए है? सारे कार्य हो रहे हैं, भव्य आयोजन हो रहे हैं प्रशासन के, लेकिन शिक्षक भर्ती जस की तस आज वही स्थिति में है जो लॉकडाउन के पूर्व थी। बिल्कुल। जितेंद्र जी, सुनील जी ने जैसा कहा कि कोई हमारी सुन नहीं रहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, चीख चीख कर कह रहे थे कि मैं जो है ढाल बनूंगा, मैं सड़क पर उतरूंगा। क्या सिंधिया जी अब बीजेपी में आ गए तो वो भी इन मांगों पर विचार नहीं कर रहे शिक्षकों की? माननीय सिंधिया जी से हम लोग कई बार मिलने गए हैं और जब जब मिलने गए हैं तब तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी आप लोगों की प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। इन्हीं मुद्दों के ऊपर मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, ठीक है। हम चयनित शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस छोड़ी थी, लेकिन अब चुनाव भी हो गया, सारी चीजें हो गई। मामा कहते थे एक टाइम पे कि हम परमानेंट मुझे बनाइए, हम आपको परमानेंट करेंगे, ठीक है। तो आज हम 2 वर्षों से परीक्षा देकर अपनी योग्यता साबित कर कर बैठे हैं, फिर भी हमारी कोई सुध नहीं ली गई है आज तक। माननीय सिंधिया जी ने भी उसके बाद हम पर गौर नहीं किया। हम लगभग 3 से 4 बार माननीय से मिलने गए हैं, उन्होंने भी मुझे नहीं लगता उनकी तरफ से कोई ऐसा कार्य किया गया है जिससे हमारी नियुक्ति का मार्ग जो है प्रशस्त हो सके। आज वर्तमान स्थिति में हम जो चयनित शिक्षक हैं उनकी बहुत दयनीय हालत है, ठीक है। हमारे नेपा नगर से एक साथी हैं विजय वावस्कर जी, जो अपना घर चलाने के लिए चाट और टिक्की का ठेला लगाए हैं। एक हमारे साथी अलीराजपुर से हैं राकेश डावर जी, वो अपना घर चलाने के लिए तुलाई का काम कर रहे हैं, साथ में वो मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। एक हमारे साथी रतलाम से हैं विजय यादव जी, वो सैंडविच का और कॉफी का ठेला लगा रहे हैं। तो हम लोगों की आज मेरी खुद की
हम पिछले 2 सालों से जो भी काम कर रहे थे, कोचिंग पढ़ा रहे थे, जो भी अपना प्राइवेट काम कर रहे थे, वो सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, क्योंकि हमें लगा था कि हमें बहुत जल्दी नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम बहुत बुरी स्थिति में हैं, बहुत बुरी हालत है, लेकिन सरकार को ये हमारी हालत नहीं दिखाई दे रही, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। पूर्ववर्ती सरकार ने भी हमारी सुध नहीं ली, उनको भी पूरा 15 महीने का समय मिला, 15 महीने में शिक्षकों की, चयनित शिक्षकों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। आज कमलनाथ जी ने माननीय शिवराज मामा को पत्र लिखा है कि हम चयनितों की जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने भी सुध नहीं ली। तब मामा शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि चयनित शिक्षकों की भर्ती करा दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो भी सत्ता में आता है वो हमें भूल जाता है। और हमारी क्या गलती है? हमारा काम था परीक्षा पास करना, हमने अपनी परीक्षा पास करी, सबने दिन रात मेहनत करके परीक्षा पास करी। आज हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, ये हमारा काम तो नहीं है। हम शिक्षक इसके लिए नहीं है। हमने तो ये सोचा था कि जैसे ही हमारी हम परीक्षा पास करेंगे उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग होगी और हम आने वाले जो पीढ़ी है उसका भविष्य बनाने में लग जाएंगे। हमारा तो यही काम था, हमारा ये धरना प्रदर्शन का काम नहीं था। हम मजबूर होके आज ये सब चीजें करनी पड़ रही क्योंकि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। और एक चीज है, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। अब ये बताइए कि आज हम युवा चाट टिक्की का ठेला लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री का यही सपना था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, कि हम पढ़े लिखे लोग जो है आज बेरोजगार बैठे हैं और हम चाट टिक्की का ठेला लगाएं? क्या इसी तरह हम आत्मनिर्भर बनेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनाएंगे, एक तो उनका एजेंडा ये है, और वो कानून जब काम करने की बात आती है तो वो लव जिहाद का लेके आते हैं कि हम लव जिहाद पे कानून बनाएंगे। क्या लव जिहाद से आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश? आप लव जिहाद पे कानून बनाइए, हो सकता है उसकी आवश्यकता है, हम इतनी जानकारी नहीं रखते, हो सकता है उसकी आवश्यकता हो तो आप उसको बनाइए, लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तो तभी बनेगा जो बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं, हम जैसे चयनित लोग बैठे हुए हैं, हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? बिल्कुल। क्या हम चाट टिक्की का, समोसे का ठेला लगा के आत्मनिर्भर बने? बिल्कुल। संतोष जी, जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा कि जब पार्टी विपक्ष में आ जाती है तब उनको चिंता सताने लगती है सबकी, और जब वही पार्टी सत्ता में आ जाती है तब उनकी सुध भी नहीं लेती है। तो आप, जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा कि कोई चाट टिक्की का ठेला लगा रहा है, कोई सैंडविच का लगा रहा है, कोचिंग छोड़ के बैठे हुए हैं, ये सब बातें आप इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं, इसको बारीकी से समझते होंगे, कई नेताओं से मिले होंगे, क्या उनको ये जो हालात हैं शिक्षकों के पता नहीं है, या उनको कोई भावनाएं नहीं है? क्या है कि इतने हालात बिगड़ने के बाद भी इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नेताओं को और मंत्रियों को ये बात पता नहीं है सर। पता तो सबको है, क्योंकि अगर ज्ञापन देने की बात की जाए तो किसी चीज के लिए यदि सबसे अधिक बार ज्ञापन दिया गया है तो वो है शिक्षक भर्ती, क्योंकि ये भर्ती उन लोगों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है जो कि खुद पढ़े लिखे हैं और उन्हें मालूम है कि कानूनी कार्यवाही, औपचारिकताएं क्या होती हैं और किस तरह से हमें अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए। हमने साहब इतनी बार ज्ञापन दिया है कि अगर उसका हम पूरा रिकॉर्ड दिखाएं तो मेरे ख्याल से यह हम लोगों का एक मध्य प्रदेश में एक अनोखा रिकॉर्ड बनेगा कि सबसे अधिक ज्ञापन देने वाला कार्य जिसमें फिर भी सरकार ने ज्ञापन नहीं लिया या फिर इसमें कोई जानकारी नहीं ली, वो है शिक्षक भर्ती। तो सर मैं आपको बता दूं, शिक्षकों को, मंत्रियों को सब पता है, अफसरों को सब पता है, लेकिन फिर भी सभी मौन हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि शिक्षा कहीं ना कहीं से उनके लिए खर्च ही है। और जो सरकारें हैं वो राज्य कल्याणकारी योजनाओं सिर्फ दिखावे के लिए रख रही हैं, वो कुछ ऐसा करना नहीं चाह रही हैं। वास्तविकता यही है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, मैं खुद पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता था, लेकिन आज बहुत बड़े जो लोग हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, आज वो बेरोजगार बैठे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं दे रहा है सर। आपको बता दे रहे हैं कि नौकरी नहीं दे रहा है क्योंकि उनका चयन हो चुका है और उनके पास रिकॉर्ड है कि आपका चयन हो गया है, हम आज आपको नौकरी पे रखेंगे, कल आप छोड़ के चले जाएंगे। तो यानी कि हम लोग एकदम बेकार बैठे हैं, हम लोग के पास कोई काम नहीं है। हम लोग मामा जी से भी कह चुके हैं, सिंधिया जी से भी कह चुके हैं, शिक्षा मंत्री जी से भी कह चुके हैं, और रहेगी बात पक्ष विपक्ष की, यही मामा जी जब विपक्ष में थे तो पोस्टर लगा करके इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों के साथ हैं। तब कमलनाथ जी हमें 15 महीने तक लटकाए रहे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। सर 15 महीने बहुत होते हैं भर्ती कराने के लिए,
आप आराम से भर्ती करा सकते हैं। लेकिन आज कमलनाथ जी विपक्ष में है तो अब वो कह रहे हैं। तो सर बस टोटल इस पे राजनीति हो रही है और कोई भी हम लोग को सार्थक जवाब देने को तैयार नहीं। बिल्कुल। सुनील जी, जब उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान जी के कई बार ट्वीट आए रोजगार को लेकर के, भर्तियां निकलेंगी और हम ये करेंगे, लेकिन जैसे ही उपचुनाव जीते तो सबसे पहला काम ये किया उन्होंने कि परिवार के साथ जो नया हवाई जहाज आया उससे तेलंगाना चले गए अपने बच्चों को लेकर, पत्नी के साथ। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ट्वीट जो है नजर आया हो रोजगार को लेकर के या नियुक्तियों को लेकर के। तो क्या लगता है कि अब इस पर कोई गंभीर जो है विचार सरकार नहीं कर रही है, कोरोना को ढाल बना करके नजरअंदाज किया जा रहा है? जी सर, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अपना मुद्दा याद न दिलाया हो। हम लोगों ने सोचा था कि शायद ये अपनी खुशी, जीत की खुशी के कारण हमारा मुद्दा भूल चुके हैं। हम सभी लोगों ने बराबर याद कराया, जहां भी हम लोगों को अवसर उपलब्ध हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंचे, शिक्षक भर्ती की याद दिलाई। इसके बाद इनके यहाँ निवास पर भी पहुंचे, अपनी बात बतलाई, शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत कराया, डीपीआई को भी अवगत कराया, लेकिन ये सभी लोग आज भी कोई ऐसा जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम लोग आश्वस्त हो सकें कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 15 दिन, आखिर हमारी प्रोसेस शुरू होगी तो होगी कब? सभी लोग हाँ हो रही है, होगी, होना है, इसमें निकालते आ रहे हैं और 3 वर्ष धीरे धीरे हमारे व्यतीत होने को हैं। आज हम लोग बहुत ही मानसिक तनाव में जीवन यापन कर रहे हैं कि कब क्या हमारे साथ घटित हो जाए हम स्वयं अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वास्तव स्थिति ये है कि हम लोग बहुत ही डिप्रेशन में जा चुके हैं। अपना परिवार चलाना हम लोगों को बहुत ही अब दूभर होता जा रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर हमें नौकरी नहीं दे रहा है, वो बच रहा है कि यदि हम इनको आज रखे रह रहे हैं, कल प्रशासन इनको नियुक्त कर लेगी तो हम 20 सत्र से फिर कैसे व्यवस्था बनाएंगे? तो आज परिवार चलाने के लिए हम लोगों को बहुत ही आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है। जी जितेंद्र जी, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है, अगर हम सरकार की संवेदनशीलता की बात करें तो अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही भोपाल के नीलम पार्क में कोरोना वॉरियर्स ने अपने जॉब को लेकर के जो है आंदोलन किया। उनके साथ क्या व्यवहार हुआ ये पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि एमपी को शर्मसार कर दिया। उन कोरोना योद्धाओं पर लाठीचार्ज किया गया जो मुसीबत के वक्त मरीजों की सेवा कर रहे थे, जब कोरोना मरीज के पास कोई नहीं आ रहा था। तो क्या लगता है कि ऐसे में ये सरकार वर्तमान समय में क्या रोजगार के लिए बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है? और अगर रोजगार समय पर नहीं दिया जाएगा, नियुक्ति समय पर नहीं दी जाएगी, तो ये तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल रखेंगे उसको। लगता है जीतन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। संतोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो? जो सवाल मैंने जीतन जी से किया था, क्या कहेंगे उस पर आप? हाँ सर, सरकार जो है इसको ठंडे बस्ते में डाल रही है, क्योंकि सरकार को लगता है अभी स्कूल नहीं खुल रहा है। और सर सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि सरकार सामाजिक जो मुद्दे हैं, जो कि वास्तव में जिससे समाज का विकास हो, सरकार उन चीजों को कहीं ना कहीं सर पीछे छोड़ रही है। आप देखिए सर, सरकार बड़े बड़े फंड अलॉट कर रही है, बहुत अधिक। अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए, गौरक्षकों वाला कार्य, पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य। लेकिन सर आप ये बताइए, क्या गौरक्षक, पर्यावरण बचाना और हम लोगों को आज जो स्थिति है 30,000 परिवारों की, जिनको कि आज सर खाने की मतलब भुखमरी के कगार पे पहुंच रहे हैं, तो उनको बचाना भी जरूरी नहीं है क्या? हम बस इतना पूछना चाहते हैं अपने मामा जी से कि कम से कम हमारी एक बार तो सुन लें। हम लोगों ने सर उनको इतना याद दिलाया है कि हम लोग बता नहीं सकते। हम लोग को जहां पे पता चला कि मामा जी आज यहाँ आ रहे हैं, हम लोग वहां ज्ञापन लेके पहुंच गए। ऐसा नहीं है सर, नेशनल न्यूज तक में एक खबर आई है, लेकिन उसके बाद भी आज सर पोर्टल पे आप जाइए तो उसमें सिर्फ एक चीज दी हुई है कि परिवहन असुविधा के कारण आपकी जो है भर्ती को रोका जा रहा है। आप बताइए सर, आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो आज कहाँ परिवहन की अव्यवस्था है या कहाँ असुविधा है? और सर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने शिकायत किया? हमें तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ने शिकायत किया। तो सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार आखिरकार चाहती क्या है। सरकार अच्छी शिक्षा बोलती है कि हम सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा लागू करेंगे। अब सर राष्ट्रीय शिक्षा आप कैसे लागू करेंगे? आपके लिए योग्य शिक्षक चाहिए, जिसको आपने योग्य माना उसको आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं, अयोग्यों को भर्ती कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए सर इन्होंने निकाल दिया, अतिथि शिक्षकों की भर्ती की भी सर वही प्रोसेस है।
आपसे मैं साफ बताऊं, उनकी भी सर काउंसलिंग होना है, काउंसलिंग होना है, हमारी भी सिर्फ काउंसलिंग होना है। सब कुछ सर सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो 15 दिन में भर्ती कर ले सर, लेकिन सर सरकार हम लोगों के बारे में थोड़ा भी नहीं सोच रही है। मैं आपके माध्यम से मामा जी को फिर से एक बार संदेश देना चाहूंगा कि उनके 30,000 परिवार के जो भांजे भांजियां हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं आज आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। और हम लोग सर एक बात बता दे, हम लोग कोई राजनीतिक नहीं है, हम लोग तो सिर्फ शिक्षक हैं जो क्लास के अंदर पढ़ाना जानते हैं। हम लोग का कतई काम नहीं है कि हम हड़ताल करें, डिबेट करें या किसी के बारे में भला बुरा कहें। हमें तो इतना मालूम है कि हमें जो है वो मध्य प्रदेश शासन नौकरी देगा, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो सर हमें हमारी दयनीय हालत पे जल्द से जल्द देखें। बिल्कुल। जीतन जी, आपसे संपर्क टूट गया था। आपसे जीतन जी हम जानना चाहेंगे कि जो मीटिंग होने वाली थी मंत्रिमंडल में शिवराज जी की कल, क्या उसको लेकर के निष्कर्ष सामने आया? क्या कुछ गंभीर दिखाई दी वहां पर सरकार? इस तरह की तो तमाम मीटिंग हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले शिक्षा विभाग की मीटिंग नहीं करी है या शिक्षा मंत्री को ये चीजें नहीं मालूम है। ऐसी बहुत सारी मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आया। कल जो मीटिंग हुई है उसकी भी कोई आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं आई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुद्दा तो सबकी नजर में है। चुनाव से पहले 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन जीएमपी छत्तीसगढ़ ने मुझे डिबेट पर बुलाया था, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता थे। जिसमें बीजेपी की प्रवक्ता ने हमें वादा किया था कि आपकी भर्ती प्रक्रिया 2-4-10 दिन में चालू हो जाएगी, ठीक है। तो 5 सितंबर से लेकर आज तक वो 2-4-10 दिन नहीं हो पाए हैं और आज तक वो भर्ती प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। एक मुद्दा तो ये है। दूसरा ये है कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया चालू नहीं होती है तो आप किस तरह के शिक्षक रखेंगे? वो शिक्षक जो अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाए हैं, उन शिक्षक से आप काम चलाएंगे? आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूं कि शिक्षकों की कमी है, इस वजह से आप अतिथि शिक्षकों से काम चला रहे हैं, लेकिन आज चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं जिनको आप सिलेक्ट कर चुके हैं, आप उनको लीजिए, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है। आज हमारे प्रदेश की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि मध्य प्रदेश का दूसरी क्लास का बच्चा हिंदी की किताब नहीं पढ़ सकता। सरकारी स्कूलों की इतनी खराब स्थिति है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ बच्चा, दूसरी क्लास का बच्चा हिंदी की किताब नहीं पढ़ पा रहा है। तो किस तरह से काम चलेगा? आज तक आपने 10 साल तक अतिथियों से काम चलाया, 10 साल तक आपने शिक्षक भर्ती नहीं करी। अब समय आ गया है कि आप योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों को रखें, जिससे हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। और शिक्षा व्यवस्था जिस देश में ये पुराने कहावत है कि जिस देश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है उस प्रदेश का पतन हो जाता है। और आज हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का एकदम बिल्कुल पतन हो चुका है। इसके लिए हमारे मामा को बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रयास उनका होना चाहिए कि जो सिलेक्टेड टीचर हैं, जो योग्य टीचर हैं, उनको भर्ती करें, जिससे जो हमारा भविष्य है वो सुधरे। बिल्कुल। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे हम कि एक तरफ जो चयनित शिक्षक हैं उनको नियुक्ति नहीं दे रही है और सरकार अतिथि शिक्षकों को लेकर के जो है बात कर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि अतिथि शिक्षकों को न ले, लेकिन इनको प्राथमिकता में न रख के अतिथि शिक्षकों की बात हो रही है, तो इसके पीछे क्या सरकार की मंशा हो सकती है? क्या बजट देने के लिए अतिथि शिक्षकों से कम पैसों में वो काम करवा लेंगे? क्या मंशा हो सकती है सरकार की? सर देखिए, एक बात मैं बता दूं कि सरकार जो है वो क्या करना चाह रही है सरकार को ही नहीं पता है एकदम स्पष्ट रूप से। चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो अतिथि शिक्षकों का मामला हो, सरकार स्पष्ट रूप से कुछ नहीं समझा पा रही है कि वो क्या करना चाहती है। 2018 में शिवराज सरकार ने ही ये परीक्षा को करवाया, निकाला। कमलनाथ जी ने परीक्षा करवाया, रिजल्ट आया उनके शासनकाल में। तो ये तो भैया शिवराज जी ने ही किया है, तो उनको खुद समझना चाहिए कि उन्होंने अपने भांजे भांजियों को वादा किया था, तो आज उन्हें वो नौकरी दें। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि अब बोल रहे हैं कि हम जो है अतिथियों को रख रहे हैं। ठीक है, अतिथि तो रखना पड़ेगा ना सर। 30,000 टोटल टीचरों की भर्ती है, 70,000 अतिथि हैं, तो अतिथि तो आपको अभी भी रखना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अभी चयनित और योग्य बैठे हुए हैं सर, अगर आप कोई भी नियम कानून मानते हैं, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मान रहे हैं, आरटीई को मान रहे हैं, तो सर उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि जो योग्य हो, जो टीईटी पास हो, आप उसे पहले रखिए। सर ये कैसी बात हुई कि जो टीईटी पास है वो घर में बैठे रहे, आप अयोग्यों को नौकरी दे दें। रह गई बात फंड की कमी, तो सर फंड की कमी
राज्य सरकार के पास आज है, हम लोग उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन सर ये बताइए कि हमें एक निश्चित तारीख और निश्चित समय बताने में सरकार का क्या जाता है? हम लोग बोल रहे हैं फंड की कमी है, हम भी समझदार हैं और हमें भी सब चीज है, लेकिन सर आज जो आप अतिथियों की भर्ती कर रहे हैं, आप हमारी भर्ती करते, हमसे पढ़वा लेते सर 2 महीने, बोलते कि भैया हम आपको वो जो है पैसे तो हम आपको मार्च से देंगे, हम तैयार हैं सर, कोई ना ही नहीं करने को तैयार। लेकिन सर ये क्या बात हुई कि हम लोग योग्य बैठा रहे और जिनको बारे में कोई है नहीं वो सर चले जाएं। अब बताइए सर, ये पीईबी ने परीक्षा किस लिए ली? योग्य टीचरों को पाने के लिए। तो जब योग्य टीचर पा लिए तो फिर वो क्यों इधर उधर जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। मेरिट बनी हुई रखी है, अब हमारे में से काउंसलिंग कर लीजिए साहब। बिल्कुल। जीतन जी, चलते चलते आपसे हम जानना चाहेंगे कि आगे क्या रणनीति शिक्षकों की तरफ से रहेगी, क्योंकि सरकार जो है एक तरीके से टालमटोल रवैया अपना रही है, तो किस तरीके से अब आगे आपका प्रयास रहेगा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का? पहुंचा तो आप रहे ही हैं, लेकिन आपकी बात मानी जाए, पूर्ण हो और जल्द से जल्द जो शिक्षकों को नियुक्ति। आज हमारे लोगों ने जो हम लोगों ने आज मीटिंग करी थी, उसमें फैसला हुआ है, वो पहली बार सरल टॉक पे रख रहा हूँ। आपके माध्यम से सभी पूरे प्रदेशवासियों को रखना चाहता हूँ कि हम लोग आने वाली 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं चाहते कि वो लोग चाहते हैं कि हम धरना प्रदर्शन, आंदोलन और विद्रोह और उग्र विद्रोह किया जाए सरकार का। लेकिन हम लोग जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, हमेशा शिक्षक भर्ती के लिए काम करते आए हैं, वो लोग ऐसा नहीं चाहते। हम सरकार के को किसी भी तरह का व्यवधान नहीं करना चाहते। इसके लिए हमने अभी 15 तारीख तक का समय दिया है, क्योंकि आज शिक्षा मंत्री, आज हम लोगों ने कॉल किया था शिक्षा मंत्री को, तो उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों की प्रक्रिया जल्दी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, पोर्टल बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर 14 तारीख तक पोर्टल अपडेट हो जाता है तो फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं है। अगर 14 तारीख तक पोर्टल अपडेट नहीं हो रहा है तो हम पूरे प्रदेश के चयनित शिक्षक भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं। भोपाल में इकट्ठे होकर हम कोई आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये हमें शोभा नहीं देता है। हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, और हालांकि हमने कई बार मिलने के लिए मांग रखी है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करें, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें देने के लिए समय नहीं है। इसलिए मजबूरन हम सभी चयनित शिक्षकों को, पूरे प्रदेश से सभी चयनित शिक्षकों को 15 तारीख को भोपाल हम जा रहे हैं और उनसे सवाल पूछेंगे। हमारे प्रतिनिधि हैं वो, हमने मुख्यमंत्री बनाया, उनको हमारा हक बनता है हम उनसे कोई प्रश्न पूछें। बिल्कुल। अगर उनकी तरफ से सटीक जवाब आ जाता है तो हम उस पे उनका साथ देंगे। अगर सटीक नहीं जवाब आता तो फिर हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या करें, मरता क्या ना करता, अनंत काल तक तो वेट नहीं किया जा सकता। एक समय होता है, 2-2.5 साल का समय हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरल टॉक से जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए दिया। तो दर्शकों, साफ तौर पर जीतन जी, संतोष जी का कहना है कि जो है वो अपनी बात मुख्यमंत्री जी से फिर से रखेंगे, 15 तारीख को जो है वो फिर से मिलने जाएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि शिक्षा मंत्री जी से उनकी बात हुई कि पोर्टल को वो अपडेट कर रहे हैं, हो सकता है सर्दी में सिकुड़ गया हो, कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में जो मंत्री पद हैं, मंत्रियों के जो काम है वो कभी नहीं रुकते हैं, बस रुकते हैं तो जो है शिक्षकों के रोजगार के रुकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सर्दी में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना रहे और सुचारू रूप से उनका पोर्टल चालू हो जाए आसानी से, ये हम उम्मीद करते हैं। वरना डिजिटल इंडिया तो हम बना रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया में इस तरीके से रुकावटें आम बात है, चाहे हम किसी भी ट्रांजैक्शन की बात कर लें या किसी भी चीज की। चलते चलते सभी से एक अपील करेंगे कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इतना शेयर कीजिए कि सरकार के कानों तक आपकी बात पहुंचे और ये मुद्दा जन जन तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।